कुछ एनिमेस काफी अच्छे होते हैं जो फैंस को भी पसंद आते हैं, वो उनसे रिलेट कर पाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी स्टोरी अच्छी होती है, बल्कि इसलिए वो एनिमे रियल लाइफ से इंस्पायर होता है। उसके कैरेक्टर्स, उसके लोकेशन सब एक ट्रू स्टोरी से लिए जाते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही पॉपुलर एनिमेस को देखने वाले हैं जिनके पीछे की स्टोरी काफी डिस्टर्बिंग है। और इसमें से पहला है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ये पहली ऐसी एनिमेशन वॉर फिल्म है जिसे नो डाउट सब एक मास्टरपीस कहते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी वॉर के टाइम पर दो भाई बहनों की है जो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और खुद से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। और यही चीज इसे काफी ज्यादा इमोशनल बना देती है। लगता है ऐसे राइस बॉल के बजाय वो पत्थर उसको ये होता है ना, इमेजिन होने लगता है कि इतना मतलब खाना उसको हर चीज में खाना ही दिखने लगता है। तगड़ा पिक्चर है। पर ये वो असली रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये मूवी फेमस हुई है। इसके पीछे है इसके राइटर अकीयुकी नोसाका की रियल लाइफ स्टोरी, जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने एक नोवेल और ये मूवी भी बनाई। कैसे उनके जन्म के कुछ टाइम बाद ही उनकी माँ मर जाती है और जहाँ इनके डैड को इनका ध्यान रखना चाहिए था, वो नोसाका को उसकी आंटी के पास छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। और यहीं से मूवी की स्टोरी भी इंस्पायर है। कैसे नोसाका जो अपनी आंटी के घर रह रहा था वहाँ बॉम्ब गिर जाता है जिसमें उसके अंकल मारे जाते हैं और आंटी को कई सारी सीरियस इंजरी हो जाती है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहीं नोसाका और उनकी बहन केइको, जिसे भी उसकी आंटी ने कुछ टाइम पहले ही अडॉप्ट किया था और वो सिर्फ 1 साल 4 महीने की थी, इन दोनों को अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ता है। और जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया है, नोसाका की उन लोगों से बनती नहीं, क्योंकि एक तो वो उन्हें टाइम पर खाना नहीं दे पा रहे थे और दूसरा वो केइको का भी ध्यान ठीक से नहीं रख रहे थे, जिस वजह से रियल लाइफ में भी नोसाका अपनी बहन के साथ एक खाली शेल्टर में चला जाता है, जहाँ वो दोनों कुछ टाइम अकेले रहते हैं और बाद में एक दूसरे रिलेटिव के घर चले जाते हैं, जिसके बाद वॉर खत्म होती है। और इसी के 6 दिन बाद केइको की खाना नहीं मिलने की वजह से मौत हो जाती है, जिसके लिए नोसाका आज भी खुद को गिल्टी मानते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार बताया है वो केइको के हिस्से का खाना भी खुद खा जाते थे और उसके जोर जोर से रोने पर वो उसे चुप करवाने के लिए मारा भी करते थे। और इसलिए इस स्टोरी को लिखना उनकी एक अपोलॉजी थी अपनी बहन केइको के लिए, ताकि जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पाए वो अपने फिक्शन के थ्रू पूरा कर सके। पर माय नेबर टोटोरो, जिसे अगेन घिबली के ही स्टूडियो ने बनाया है, और अगर मुझे तुम्हें इसे एक लाइन में बताना हो तो ये बच्चों की एक मैजिकल स्टोरी है, जहाँ 2 बहनें ज्यादातर टाइम अकेली रहती थी क्योंकि उनकी माँ एक बीमारी के चलते हॉस्पिटल में थी। वही उनके पिता काम और हॉस्पिटल दोनों को देख रहे थे, तो वो टाइम पर घर भी नहीं आते, जिस वजह से वो दोनों बहनें माउंटेन स्पिरिट्स के साथ खेलती थी। वो उनके साथ घूमने जाती, वो स्पिरिट्स उन्हें बचाती और अपने पेरेंट्स से भी मिलवाती, जो इस मूवी को एक हैप्पी एंडिंग देता है। लेकिन इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है वो इससे उल्टा काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। It's actually based or could be an influence of an actual real life serial killing case. टोटोरो मूवी कुछ ज्यादा ही 1963 के सायामा इंसिडेंट से मिलती है। यहाँ पर भी मूवी में दिखाई गई वैसी ही 2 बहनें होती हैं, जिसमें से छोटी सिर्फ 16 साल की थी, योशी नाकाटा। जैसे मूवी में वो छोटी बच्ची गायब होती है, वैसे ही एक दिन योशी अपने स्कूल से घर जाते हुए गायब हो जाती है, जिसके बाद पता चलता है योशी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसे छोड़ने के लिए पूरे 2 लाख येन मांगता है, जो कि इंडियन रुपीज में 1 लाख से भी ज्यादा है। और जब ये पैसे वो उस किडनैपर को देने जाते हैं तो उन किडनैपर्स को पता चल जाता है कि इनके साथ पुलिस भी है और वो वहाँ से बिना पैसे लिए भाग जाता है। जिसके 1 दिन बाद Nakata's lifeless body was discovered, buried in an alley nearby a farm. उसकी डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। और बाद में रिपोर्ट्स में ये भी पता चलता है योशी का भी हुआ था। लेकिन ये भी इस इंसिडेंट का वर्स्ट पार्ट नहीं है, जो वो योशी की बहन थी। जब वो ये सब सुनती है तो वो भी खुद की जान ले लेती है। और जब इसी को लेकर हायाओ मियाजाकी से पूछा जाता है क्या टोटोरो मूवी इसी इंसिडेंट से इंस्पायर है, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन आज भी कई सारे फैंस का ये मानना है कि ये मूवी इसी पर बेस्ड है। और इसके पीछे भी कई सारी फैन थ्योरीज हैं, जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग का वो सीन जहाँ एक ओल्ड वुमेन कुछ सामान पैक कर रही होती है, तो उसके पीछे एक लेबल पर सयामा टी लिखा होता है। और जो मूवी में उन दोनों लड़कियों का नाम था, उन दोनों का मीनिंग जैपनीज में मैं होता है, यानी कि वही मंथ जिसमें योशी गायब हुई थी। अब तुम इन सबको एक कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि घिबली स्टूडियो ने तो इसे ऑफिशियली मना कर दिया है, जो कि सही भी है। आखिर कौन बच्चों की मूवी को एक हॉरिफिक इंसिडेंट से लिंक करना चाहेगा। पर अगले एनिमे की स्टोरी उसे वन ऑफ द इंटेंस एनिमे बनाती है, अटैक ऑन टाइटन। एओटी का प्लॉट अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। हम इसमें टाइटन्स को देखते हैं, जिन्हें तुम जायंट मॉन्स्टर्स भी कह सकते हो, जो कि एक विलेज पर अटैक करते हैं, जहां स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी होता है। और
वही बाद में इसका बदला भी लेता है, जो सुनने में तुम्हें थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, पर इसे स्टोरी ने क्रंची रोल पर एक नई अवार्ड कैटेगरी बना दी, जिसका नाम ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड्स है, जो ये डिजर्व भी करता है, क्योंकि इस एनिमे को मैंने खुद देखा है और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, जिसे मैं कई बार रिवॉच भी कर सकता हूँ और एक बार भी बोर नहीं होऊंगा। लेकिन टाइटन की शुरुआत पेपर पर किसी ड्राइंग से नहीं हुई थी। ये इसके मांगा का हाजिमे इशियामा का वर्स्ट नाइटमेयर था, जब वो अपने करियर के स्टार्टिंग में थे और कई सारी मांगास बना रहे थे एंड साथ ही टोक्यो के एक कैफे में पार्ट टाइम काम भी कर रहे थे, जहाँ एक दिन उनका सामना होता है एक ड्रंक कस्टमर से, जो सीधा इशियामा का कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें कई सारी गालियां देता है, जिस पर इशियामा उसे कई बार समझाते भी हैं कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन वो बंदा फिर भी छोड़ता नहीं है, जैसे कि उसे इशियामा की बातें समझ ही नहीं आ रही हो। और यहीं से स्टोरी में टाइटन्स को बनाने का आइडिया मिलता है, जो सेम उसी ड्रंक कस्टमर की तरह थे। यासुके एनिमे के बारे में शायद ही तुम में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, जिसमें एक अफ्रीकन बंदा जापान में आता है और वहाँ वो एक फेमस समुराई बन जाता है, जो जापानीज लोगों की हेल्प करता है। लेकिन रियल लाइफ में ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी, कहीं ज्यादा सैड थी। जिस अफ्रीकन बंदे को हम एनिमे में यासुके कहते हैं, उसका रियल नाम 1581 में किसी को पता भी नहीं था। जब वो कुछ मिशनरीज के साथ फर्स्ट टाइम जापान आया था, आते ही वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था उसकी हाइट और डार्क स्किन की वजह से, क्योंकि जापानीज लोगों ने आज से पहले इतने डार्क इंसान को नहीं देखा था कि इंसान इस कलर के भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के एक वॉरलॉर्ड को यासुके पसंद आ जाता है, जिसका नाम नोबुनागा था, जो यासुके को पब्लिकली नेकेड करता है, ये चेक करने के लिए कि उसने अपनी बॉडी पर कोई ब्लैक इंक तो नहीं लगाई है। वो उसके बॉडी को स्क्रब भी करवाता है और जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई कलर नहीं है, तो वो इस अफ्रीकन बंदे को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में हायर करता है, जहाँ वो इसे यासुके नाम देता है, स्वॉर्ड देता है, रहने के लिए घर देता है और मंथली सैलरी भी, जो उस टाइम समुराई लिया करते थे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, जहाँ यासुके की लाइफ में सब कुछ ठीक हो ही रहा था, वो एक स्लेव से समुराई बन चुका था, तभी फिर से सब कुछ खराब हो जाता है जब यासुके और उसके मास्टर कुछ सोल्जर्स के साथ क्योटो के होनोजी टेम्पल में थे। तब उनका एक जनरल उन्हीं पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसमें यासुके और उसके मास्टर हार जाते हैं एंड शर्म और पनिशमेंट से बचने के लिए नोबुनागा एक रिचुअल सेपुकु करता है, मतलब कि वो अपनी ही सोर्ड से खुद की जान ले लेता है और यही सब पास में खड़ा यासुके भी देख रहा होता है। और इसी के कुछ टाइम बाद यासुके भी पकड़ा जाता है, जहाँ उसे मारने की जगह छोड़ दिया जाता है, ये बोलकर कि वो एक जानवर है और नॉन जापानीज भी, इसलिए उसे वापस से उन्हीं मिशनरीज के पास भेज दिया जाता है। लेकिन यासुके की मांगा और एनिमे ने इस कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया, मैजिक और रोबोट्स को ऐड करके, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन परफेक्ट ब्लू, जो अपने साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके स्टोरी में एक पॉप आइडल है जिसके हजारों फैंस हैं, लेकिन उन सभी में से एक फैन उससे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है और उस आइडल की लाइफ को वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन इसके स्टोरी को सतोशी कोन ने नहीं लिखा है, उन्होंने इसे लिया है 1991 की एक बुक परफेक्ट ब्लू से, जिसकी स्टोरी एक बी ग्रेड मूवी की तरह थी। इस बुक में भी मीमा एक पॉप आइडल ही होती है, जो बाद में एक एक्ट्रेस बनती है। これまで本当にありがとう。ジャムとしての2年半、みんなに出会えて、ミマは本当に幸せでした。これからは一人の新人女優として頑張っていきますので、みんなも応援してください。 इसके बाद वही होता है, मीमा का एक फैन उससे ऑफेंड हो जाता है और सोचता है कि मीमा को इंडस्ट्री ने गंदा कर दिया है। अब वही है जो मीमा को फिर से प्योर कर सकता है, वो भी उसकी स्किन को उतार कर, जो कि सोचने में ही बहुत ज्यादा घिनौना है। और यहीं से ये और ज्यादा वर्स्ट हो जाता है, वो स्टॉल कर दूसरे लोगों को बेवजह मारता है और उनकी स्किन को भी निकाल लेता है, ये सोचते हुए कि वो मीमा है। इसके अलावा ये स्टॉल कर और भी कई सारे घिनौने काम करता है, जैसे कई सारी लड़कियों का करना, उन्हें असोल्ट करना और लास्ट में जाते हुए मीमा को भी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना, जिससे मीमा बच तो जाती है, लेकिन फिर से वो अपना एक्टिंग करियर कंटिन्यू रखती है इससे मेंटल ट्रॉमा के साथ, जो कि सतोशी कुन को बहुत ज्यादा बोरिंग लगा, तो उन्होंने इसकी स्टोरी को पूरा चेंज कर दिया और इससे हमें आज की परफेक्ट ब्लू मिली। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो कैसे एरन और लाइट ने आज के मेन कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, जैसे यूजी इतादोरी, डेंजी, ये शोनन के ट्रेडिशनल प्रोटैगनिस्ट से एकदम अलग है। ये वो नारुतो, गोकू जैसे गुड बॉयज नहीं है, ये भी कुछ बुरी हरकतें करते हैं, जो कि लाइट और एरन की वजह से ही है। अब जानना है कैसे, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करो और हाँ, लाइक और हाइप करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना।